हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी किया था और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है जिसमें हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिटेल्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी करने वाले हैं उसके लिए हम थोड़ा सा पहले सोच लें, समझ लें कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आप स्टूडेंट जानते हैं, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा था आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो गैसेस होती थी जो बॉयल्स और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती थी। वैसे आइडियल सॉल्यूशंस है, यहाँ हम लोगों ने कुछ राउल्ट्स लॉ को पढ़ा था तो उससे कहीं रिलेशन इसका बनता है। तो वो सॉल्यूशंस जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन पर, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, या फिर हम ये कहें कि कंप्लीट डाइल्यूशन पे और भी कहें कि कंप्लीट टेम्परेचर पर कंप्लीटली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वही आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आइडियल का मीन ये होता है कि आइडियल यानी जो पूरी तरह से हर फिनोमिना पे फिट होता हो, हर डायमेंशन में वो फिट होता हो। सो स्टूडेंट्स, इस दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं, जैसे कई बार आपको एग्जांपल दिया जाता है कि एक आइडियल स्टूडेंट बनो, लेकिन आइडियल स्टूडेंट बनना जो होता है हम लोग उसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आइडियल एक फिनोमिना है जिसमें हम कभी फिट नहीं हो पाते। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल गैस कहीं नहीं होती, उसके आसपास से कहीं सॉल्यूशन को लिया जाता है जो आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहले देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो अपनी कंप्लीट रेंज पर और कंप्लीट कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर कंप्लीटली या स्ट्रिक्टली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे दो सॉल्यूशन विच स्ट्रिक्टली फॉलोज राउल्ट्स लॉ ऑन एनी concentration and any temperature is known as ideal solution. But there is no ideal solution present in nature. Some solutions which are very dilute, they are known as ideal solution, but not completely. Few of them, one of them, उनमें से 2 या 3 होंगे, कुछ और होंगे जो ideal solution हो सकते हैं। तो हम सिंपल सी बात मान चुके हैं कि किसी भी टेम्परेचर, एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, एनी टेम्परेचर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, वो स्ट्रिक्टली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। सो हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन कौन है? आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन विच स्ट्रिक्टली फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर। जो हर कॉन्सेंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, वही आइडियल सॉल्यूशन है। सो ये एक डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो जाती है। एक और दूसरी डेफिनेशन, अब हम ये देखें कि राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ में कौन सी टर्म्स थी जो ये फॉलो करेगा। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि राउल्ट्स लॉ जो था वो इस तरीके से था कि P total इज इक्वल टू PA प्लस PB। वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने देखी थी, मतलब एक तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इस सीधी बात है, PA P नॉट A जीटा A, PB P नॉट B जीटा B, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि PA और PB की दोनों वैल्यू जब इस प्रकार से इक्वल होगी तभी उनका टोटल आपस में टोटल के इक्वल आएगा। इस प्रकार से कंडीशन भी आ रही है। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को यहाँ फॉलो हो रहा है। राउल्ट्स लॉ में इक्वल का साइन था, लेस देन या ग्रेटर देन साइन नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने पर ये दोनों कंडीशन दिख रही है हमें। तो यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब जितना वेपर प्रेशर A का है और वेपर प्रेशर B का है उसका सम टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल A है और दूसरा मॉलिक्यूल कोई B है, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट के लिए यदि हम देखें तो A और A का इंटरेक्शन और B के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपस में इक्वल रहा होगा। इन दोनों का इंटरेक्शन लगभग बराबर रहा होगा। इंटरेक्शन दैट इज मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लगभग इक्वल रहा होगा। अब यदि हम इन दोनों कंबाइन करें
तो ए और बी को कंबाइन करने के बाद हो सकता है कि ए के पास बी का मॉलिक्यूल आके फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो, उनके बीच में हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स लगे, रिपल्शन फोर्स लगे, जो भी हो, वो फोर्स जो होगा वो भी उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होना चाहिए जितना ए और ए का और बी का मैग्नीट्यूड है। ए और बी और बी के बीच में जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही ए और बी के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए ना। दोनों के बीच में जो फोर्सेज है, मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में फोर्स F है और यहाँ पर F1 है और यहाँ F2 है, तो ये जो फोर्स है वो F1 के इक्वल भी होना चाहिए, ये फोर्स है वो F2 के इक्वल भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल जिस कंडीशन में जितने स्पेस में थे और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए क्या हुआ कि वो वहीं के वहीं बने रहे, उनकी स्पेस बदली नहीं, चेंज नहीं हुई, दूर नहीं हटे, न पास आए, जिस डिस्टेंस पे थे उसी डिस्टेंस पे बने रहे वो। यदि दूर हटते तो वॉल्यूम बढ़ता और यदि वो पास आते तो वॉल्यूम घट जाता। अब इन कंडीशनों में वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, ए और ए का इंटरेक्शन बी और बी के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के इक्वल है। साथ में ए और बी को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में भी जो इंटरेक्शन है वो इस इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन के इक्वल है, यानी इंटरेक्शन के इक्वल होने के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज नहीं हुआ, तो ना तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटे ना वो पास पास आए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही बने हुए हैं, यानी फोर्स इक्वल है, तो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है हमारे पास, और चेंज वॉल्यूम में नहीं हो रहा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि इस दौरान ना तो बॉन्ड बन रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ना तो एंथैल्पी में चेंज होगा। ये दो कंडीशन हो रह जाती है हमारे पास। इस प्रकार से हम इसको एक बार और डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस, इन आइडियल सॉल्यूशंस when two components A and B are mixed, so interaction between A and interaction between B and B is just equal to interaction between A and B when they are combined. So इस कंडीशन में जब फोर्स उन दोनों के बीच में सेम रहा, so there is no change in volume as well as no change in enthalpy. So it is also known as ideal solutions. So ideal solutions are the solution in which no volume change and no enthalpy change when they are combined with their components. So students, अभी हमने ideal solutions के definition form को देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्राफ के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे, जैसे प्योर A लेते हैं और इस ओर हम प्योर B। प्योर A हमारा प्योर सॉल्वेंट है और प्योर B हमारा सॉल्यूट है। इस कंडीशन में हमें, जैसे आपको बताया था मैंने, P नॉट है हमें मिलता है यहाँ पे टॉप, क्योंकि यहाँ पे x है 1 है और x भी जीटा भी जिसको कहते हैं हम वो 0 है। यहाँ पर जीटा ए 1 है और जीटा बी की वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ जीटा ए की वैल्यू 0 है, प्योर बी होने के कारण जीटा बी की वैल्यू 1 है। सो ये हमें P नॉट बी के फॉर्म में इस एक्सिस पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। इस लाइन को हम यदि यहाँ से ये कंबाइन कर रहे हैं ग्राफ के लिए, सो ये बीच में जो कॉमन लाइन हमें मिलती है, ये देखिए अभी ये हमारा P टोटल होता है। ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये P नॉट ए के लिए, क्योंकि प्योर ए के लिए, तो ये पी ए को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी वैल्यू होती है P नॉट ए जीटा ए, और ये लाइन जो पी बी पर मैक्सिमम जा रहा है जहाँ प्योर बी है, तो ये पी बी को रिप्रेजेंट करती, जो P नॉट बी जीटा बी होगा, दोनों वैल्यू। और ये P टोटल है, P टोटल क्या है? पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब होता है कि PT हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P नॉट ए जीटा है प्लस P नॉट बी जीटा बी। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। हमारे आइडियल सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, मैंने आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ मैं आपको कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन के साइन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि आइडियल सॉल्यूशन में P टोटल की वैल्यू P ए और P बी के दोनों के सम के इक्वल होती है, अर्थात दोनों के इंटरेक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्राफिकली इस बात को क्लियर करने में हेल्प हो जाती है कि PT जो है दोनों के इक्वल होता है और ये दोनों सेपरेट लाइन से, जो हमने पहले वेपर प्रेशर में पढ़ा था वही ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको जैसे ग्राफिकली देख लिया, इसके डेफिनेशन बेस पे देख लिया, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी नेचर में ऐसा कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जो अपने कॉन्सेंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे इसके जैसा बिहेव करते हैं। कम्प्लीटली तो नहीं है, लेकिन इसके जैसा बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को ले रहा हूँ और एक दूसरा ले रहा हूँ मैं ब्रोमोबेंजीन। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। यहाँ 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। साइज अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, इंटरेक्शन सेम होगा। तो ये दोनों जब हम कंबाइन करेंगे तो इनका जो सोल्यूशन बनेगा वो एक आइडियल सोल्यूशन होगा। या फिर हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल बेंजीन ही ले लूँ और टोलुइन ले लूँ, तो टोलुइन और इसका कॉम्बिनेशन भी, इनका जो कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लगभग इसी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीटली समझ पाए। पहले हमें डेफिनेशन को देना है, डेफिनेशन देने के बाद हमें ये बता देना है कि उसमें इंटरेक्शन फॉर्म क्या होता है। इंटरेक्शन को समझाने के बाद हमें ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है और एट लास्ट हम उसको एग्जांपल दे देंगे। इस प्रकार से इन 3-4 पॉइंट्स के साथ आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दिल्ली 2014 में पूछा गया क्वेश्चन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप कॉन्सेंट्रेटली स्टडी करें। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा, अब हम स्टडी करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो स्ट्रिक्टली राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो करते थे, नॉन आइडियल राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज राउट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमारे आसपास बहुत सारे सॉल्यूशन, हम लोग 2 सॉल्यूशन को मिक्स करें, 2 चीज़ों को, 2 सॉल्वेंट को, 2 कंपोनेंट को, जिसको हम एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट कहते हैं, उनको कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो भी हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। तो ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, विच डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। ऐसे सॉल्यूशन जो बिल्कुल भी राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहाँ हम वही बात देख पा रहे हैं कि इसके लिए पी टोटल पी ए प्लस पी बी के नॉट इक्वल होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पी टी ज़्यादा है या पी टी छोटा है। पी टी इज़ ग्रेटर देन और पी टी इज़ लेस देन, ये अभी हम नहीं कह पाएंगे। उसके 2 प्रकार हैं, 2 काइंड्स है, 2 टाइप्स है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नॉट इक्वल का साइन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो नॉन आइडियल के लिए बता रहे हैं। सो सिंपली ये बात भी आ जाती है कि पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट है जीटा है, सेम पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ये दोनों। अब पिछली बार जो मैंने बताया था आपको कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन, वो वाली बात भी देख लें। सो ये डेफिनेशन भी हमारी पहली वाली नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन विच डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज राउट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको समझाया मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंटली इसको कर पाएंगे। So students, the solutions which do not follows Raoult's law at any concentration and temperature is known as non-ideal solution. Non-ideal solution में आप अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट मिक्सचर, कोई सा भी अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई खास लिमिट्स नहीं है। कोई सा भी 2 कंपोनेंट्स आप मिला देंगे जो एक दूसरे में मिल जाते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन बना रहे हैं यदि, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन को। अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ यदि मैं ए को लेता हूँ, वो चाहे हमारा सॉल्वेंट हो और बी चाहे हमारा सॉल्यूट हो, ऐसा हो, तो ए और ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये ए और ए का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, वो आपस में इक्वल हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है। लेकिन जब हम ए को बी के साथ कंबाइन करेंगे, ए कंबाइंस विथ बी, तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ ए और बी के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो डेवलप हो रहा है, वो कभी भी ए और बी के बीच के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के इक्वल नहीं होगा। या तो वो कम हो सकता है या वो ज़्यादा हो सकता है। इस कंडीशन में हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब यदि मैंने आपसे कहा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है,
मे बी लेस देन, मे बी ग्रेटर देन। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, क्योंकि जीरो हो रहा होता तो फिर इंटरेक्शन सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो इंटरेक्शन बदल रहा है, इन दोनों से सेम नहीं हो रहा है। सो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, यदि फोर्स, मैग्नेटिक ऑफ फोर्स बढ़ गया हो, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सेम टू सेम यदि इंटरेक्शन चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो दूसरी डेफिनेशन हमारी यहाँ आ जाती है, द सॉल्यूशन इन विच इंटरेक्शन बिटवीन a component A and interaction between other component B and B is not equal to interaction between A and B when A and B combines each other. So in this condition there is no change in volume, the change of the volume is not equal to zero and change of the enthalpy is not equal to zero. So this is known as non-ideal solution. So students, अब हम देख रहे हैं types of non-ideal solutions. टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन हम यहाँ सीख रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पीटी की वैल्यू पीए प्लस पीबी के नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है या तो फिर वो इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही। इन दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पे हमें दो टाइप्स मिल जाते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पॉजिटिव डेविएशन की बात की जा रही है, हम इसको डिफाइन कर लें पहले कि पहले हम इस टाइप्स को लिख लेंगे। अब मैं इसको डिटेल आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता होगा, देखिए यदि मैं यहाँ पर ए एक और बी, ए हम सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, बी सॉलिड के रूप में ले रहे हैं, तो ए और ए का इंटरेक्शन और बी के बीच में इंटरेक्शन है। लेकिन जब हम ए और बी को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन हमेशा ए और बी के इंटरेक्शन से कम होता है, डिक्रीज होता है, वीकर होता है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो वीकर है ए और बी के इंटरेक्शन से। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन माना जाता है। कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ए और बी वीकर है। अब हम थोड़ा समझ लें इसको कि ए और बी वीकर है तो निश्चित रूप से ए और बी के बीच का मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स मैग्नीट्यूड कम होगा। मैग्नीट्यूड इसका फोर्स अब कम है तो दोनों मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इजीली एक दूसरे से दूर हट सकते हैं, और दूर हट रहे हैं यदि वो, तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम यदि इंक्रीज हो रहा है तो फिर वॉल्यूम बढ़ गया, नॉट इक्वल टू जीरो जो हमने कहा था, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटी जो प्रेशर जो होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी एस्केप करेंगे सरफेस से, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पीटी की वैल्यू इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये दोनों कंडीशन आ जाती है। साथ में ये बात भी आ जाती है कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है? क्योंकि मैंने भी आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का फोर्स वीकर है, तो फोर्स वीकर होने के कारण वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम निश्चित रूप से बढ़ना है। सो इट इज़ ग्रेटर देन जीरो। सेम टू सेम एंथैल्पी के साथ भी होगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स तो दूर हो रहे हैं। सो ये ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर कि सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन किसको कहेंगे? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके अंदर ए और बी के इंटरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं ए और बी के इंटरेक्शन से। सो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन जिनका वॉल्यूम चेंज मोर देन जीरो होता है, एंथैल्पी चेंज मोर देन जीरो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको हम ग्राफिकली देख लें तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। सो इसे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा सा ये डेफिनेशन का पॉइंट यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस
पॉइंट को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लें तो ग्राफ में सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे हम यहाँ पे इसमें प्योर ए को ले लेते हैं यहाँ पे, तो जीटा ए 1 एंड जीटा बी 0। सो ये कंडीशन हमारे पी नॉट ए के लिए आती है। ये देखिए इसकी डिक्रीज होती होती इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हम यदि प्योर बी को ले रहे हैं तो जीटा ए की वैल्यू 0 एंड जीटा बी की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पर हमारे इस कंडीशन में पी नॉट भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। सो ये इसका ग्राफिंग लाइन है और ये हमारे टोटल पीटी की ग्राफ लाइन है, पीटी। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बात उसने कही थी हमें, यहाँ हम वही कहें, ये वाली जो लाइन जा रही है पी ए की पी नॉट ए जीटा ए, और ये लाइन जो है पी बी को रिप्रेजेंट कर रही है पी नॉट बी जीटा बी। सो स्टूडेंट्स ये तो आइडियल जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसने क्या कहा कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन जो है पुअर है कंपेयर टू ए एंड ए और बी एंड बी। सो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल जो है बढ़ रही है, सरफेस पे से बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी ए जो है पी ए की जो वैल्यू है इससे ग्रेटर होगी, यहाँ पे ग्रेटर दिखाएंगे हम। सो ग्रेटर होने के लिए ये वैल्यू इस तरह से बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए आप ये बढ़ा दी मैंने। सेम पीबी की वैल्यू भी उससे बढ़ के आएगी ग्रेटर देन, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेटर देन है यहाँ पर इंटरेक्शन करंट। तो ये वैल्यू भी हमको इसमें थोड़ी सी ऐसी बढ़ा के दिखाना पड़ेगी, उससे ऊपर जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर जा रहा है टोटल, पूरा ऐसा ऊपर जा रहा है। ये देखिए, सो निश्चित है कि टोटल भी पीटी जो है पी ए प्लस पी बी है और पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, वो भी रिजल्टेंट हमारा ऊपर ही होगा इस तरह से। सो ये हमारा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमारा ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन है। कई बार ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन या इन चीज़ों को देख के कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी करते हैं कि सर इन चीज़ों को हम क्या इस्तेमाल करेंगे लाइफ में, कहाँ हमें जब जॉब लगेगा तो हम जॉब में अपना काम करेंगे, इन चीज़ों को कहाँ देखेंगे। 2-4 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात रही होगी, मेरे क्लास में ही मैं जब पढ़ा रहा था तो एक मेरे स्टूडेंट ने इस प्रकार से मुझसे क्वेश्चन किया कि सर इनकी क्या ज़रूरत है, इनको हम पढ़ते हैं, इससे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ की क्या आवश्यकता है, हमें इनको लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया कि मतलब इस तरीके से इस फील्ड में इसका यूज़ होता है, यहाँ होता है, इस प्रकार से आप यदि बढ़ेंगे तो इस लाइन में यहाँ इस तरह से इस्तेमाल होगा। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको कहीं इस वे में कह दिया कि भाई देखिए इस तरह से हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें अच्छा जॉब नहीं लगेगा और हम साइकिल ही चलाते रहेंगे। और जब आप साइकिल चलाते रहेंगे तो पास में से एक कार निकलेगी और कार में से एक डॉगी जीभ निकालते हुए बाहर ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ता रहेगा और हम उसको देखेंगे, उससे हमें रश होगा कि भाई हम साइकिल चला रहे हैं और ये जो है कार में घूम रहा है। सो कार में घूम रहा है, वो किस्मत बना के आया, उसके लिए स्टडी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टडी नहीं, वो किस्मत लेके आया। लेकिन हम इंसान हैं, हमें तो जो है पढ़ाई करके अपनी किस्मत बनानी है। तो यदि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम साइकिल पर ही रह जाएंगे, और यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कहीं उससे बेहतर कार में घूम सकते हैं। सो तुम देखोगे कि वो कार में जाता हुआ डॉगी जो है जीभ निकाल रहा है, फ़र्क इतना है कि वो खुशी से जीभ निकाल रहा है, वो कार में बैठा है इसलिए, और हमारी जीभ इसलिए निकल रही कि हम साइकिल पर पेडल लगा रहे हैं दम लगा लगा के। सो डियर, यही मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझ पाएँ। खैर चलिए इस बात को हम साइड में रखते हैं और मुझे बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं, तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। और यदि आपको ये बेहतर समझ में आई सारी चीज़ें मैंने जो एक्सप्लेन की है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इससे कि आपको ये कैसा लगा है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन को देखा। अब हम सेम इसमें आगे बढ़ के सेकंड पॉइंट जो है हमारा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन को देखते हैं। नेगेटिव डेविएशन, अब मान लीजिए मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ कि ए हमारा जो सॉल्वेंट और बी हमारा सॉल्यूट, यदि हम इनको देखते हैं तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है और बी और बी के बीच में भी इंटरेक्शन है। इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है दोनों का में भी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें, ये देखिए मैं ए और बी को कंबाइन करने के लिए एक सिंबल बना रहा हूँ, ए प्लस बी। तो यदि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में फोर्स बनेगा। इसके ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के पास भी आ सकते हैं, दूर भी आ सकते हैं, इनके बीच में फोर्स डेवलप हो सकता है। सो फोर्स जो बन रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो कहीं स्ट्रॉन्गर हो जाता है।
कंपेरेटिव टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ए और बी के बीच में बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन होता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिवली बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन की डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है। यहाँ पर याद रहे, फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूँ आपको कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए, वो हमेशा ए और ए के बीच में फोर्स और बी के बीच में जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ए और बी के बीच का फोर्स। उस कंडीशन में हमें जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकली इसको हम देख लें तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा और फिर हम इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। सो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो हमने डेफिनेशन के फॉर्म में देख लिया, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, सबसे हमें और भी इसके क्लियर्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ग्राफ के रूप में मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि ग्राफ वही टर्म पे बनता है जैसे हमने बनाया था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्योर ए को ले रहा हूँ, ऑब्वियसली जीटा ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और जीटा बी की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमें पी नॉट ए के पॉइंट मिलते हैं जिसको हम ग्राफिकली इस तरह से कंबाइन कर देते हैं। सेम यदि हम यहाँ पर प्योर बी को ले रहे हैं तो जीटा ए 0 होगा, जीटा बी इक्वल टू 1 होगा। सो हमें पी नॉट भी हमें मान लीजिए यहाँ मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ से मिल रही है। सो ये लाइन जो हमारी है ये पी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए, और ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है पी बी को। और ये फाइनल जो लाइन आ रही है हमारे पास दोनों के बीच में वो पी टी को कर रही है, पी टी। सो यहाँ पर पी ए, यहाँ मैंने आपसे बताया था कि वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो निश्चित रूप से लेस देन पी नॉट ए जीटा है, और पी बी ऑल्सो लेस देन पी नॉट बी जीटा बी, एंड पी टी इज ऑल्सो लेस देन पी ए प्लस पी बी। लेस देन रहेगा क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर होने के कारण मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे तो उनकी सरफेस पे से एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर हमें कम मिलेगा। इसलिए हमने लेस का साइन लगाया है यहाँ पे। अब लेस है ऑब्वियसली ये कम मिल रहा है। देखिए ये देखिए, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, इसको अपन पहले नहीं लेते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं पी ए को, ये पी ए। इस प्रकार से पी बी को भी देख लें, वो भी डिक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली पी टी टोटल जो होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन हो जाता है किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे की ओर आता है, जबकि पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर की ओर इंक्रीज करता है। कंडीशन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो है हमको इस तरह से बताना। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। तो हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और उसको वाटर में मिक्स कर दें, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप वाटर मिक्स कर दें तो उनका जो सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा इस तरीके से बिहेव करेगा, अर्थात नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो बनेगा ही लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग के रूप में मैं एक सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहा हूँ, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट लेके उसमें पानी को मिक्स करें तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, और डाइल्यूट जो सॉल्यूशन बना हमारा वो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से डियर ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों पॉइंट्स स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाते हैं, और ये मुझे लगता है कि आप दोनों इसको बेहतर से समझ पाए होंगे। लेकिन आप उसे अच्छे समझ पाएँ तो आप इस वीडियो को देखकर दूसरे को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें आपको और भी कुछ बात समझने की है, उस पर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इन्हें देख लें एक बार। पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इन्हें। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ? दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह दूं कि हमने राउट्स लॉ भी स्टडी किया हुआ है, हेनरीज लॉ भी स्टडी किया हुआ है। साथ में एक क्वेश्चन और भी, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट? नॉन वोलेटाइल
सॉलिड को डिजोल्व करने से किस प्रकार से वेपर प्रेशर होता है, मैंने डायग्रामेटिकली समझाया इसमें किस तरीके से सरफेस एरिया कम कर देते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन ये भी दिल्ली कॉम्पिटिशन 2014 में पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यदि ये क्वेश्चन और अच्छे से करना है तो आप जो मैंने पढ़ाया हुआ वीडियो उसको ध्यान से देखें, उसमें आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज बनती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके लिए एक आपको छोटा वीडियो और बनाकर उसके आंसर्स और क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आप इसके साथ इंक्लूड करके चलें इस पॉइंट के साथ, तो ये हमारा लेक्चर आज का पूरा बेहतर तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स स्टे ब्लेस्ड।